भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है हिंदी लिटरेचर का। तो आज अपन पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये ही उसका कंप्लीट सिलेबस है। तो क्या क्या है चलो देखते हैं। प्रश्न पत्र 2 के 2 खंड हैं, खंड क और खंड क और खंड ख। तो पहले अपन देखेंगे खंड क। खंड क में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसमें खंड क प्रश्न पत्र एक एक के खंड क में पढ़ना है आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसमें आपको कौन कौन सी अपभ्रंश, अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, मतलब अपभ्रंश और अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी। जैसे हिंदी बनी तो हिंदी पहले अपभ्रंश बनी, अवहट्ठ बनी, तब जाके हिंदी बनी। ठीक है, तो अपभ्रंश, अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप क्या था। कहने का मतलब ये है कि अपभ्रंश का, अवहट्ठ का और प्रारंभिक हिंदी दोनों का आपको व्याकरण पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और उसका अनुप्रयुक्त स्वरूप, कैसे इसको साहित्य में उपयोग किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मध्यकाल में आपको पता है सूरदास के ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो ब्रज भाषा थी, कबीर की ब्रज भाषा थी। तो मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। अवधी का उपयोग तुलसीदास ने किया रामचरित मानस में। तो पहले ये दोनों बोलियां थीं, ब्रज और अवधी। बाद में इनका उपयोग साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ। तो कैसे ये साहित्यिक भाषा बनी। साहित्यिक भाषा का मतलब होता है किसी भाषा का साहित्य में उपयोग किया जाना। मतलब कोई भी बोली हो, जब उसमें साहित्यिक रचना की जाने लगे, उसमें उपन्यास, गद्य, मतलब जो भी रचना लिखी जाने लगे तो वो फिर साहित्यिक भाषा बन जाती है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों सिद्ध एवं नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य आपको पढ़ना है, नाथ साहित्य आपको पढ़ना है, और इसके अलावा आपको खुसरो पढ़ने हैं, और संत साहित्य आपको पढ़ना है। संत साहित्य में जैसे कि कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ये क्या है संत साहित्य है। रहीम आपको पढ़ने आदि। कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। इसके अलावा आपको पढ़ना है कि कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। खड़ी बोली जब शुरू हुई तो पहले वो कैसे शुरू हुई, उसका कैसा स्वरूप था। जैसे कोई भी बोली हो, भाषा, वो धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। तो ऐसे ही खड़ी बोली भी शुरू से विकसित होती गई और आज मानक हिंदी बन गई। चौथा टॉपिक है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। फिर आपको पढ़ना है कि 19वीं शताब्दी में कैसे खड़ी बोली का और नागरी लिपि का विकास हुआ। कैसे खड़ी बोली एक बोली से एक भाषा बन गई। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। देखो फिर क्या होता है, जब कोई भाषा का विकास हो जाता है तो उसका मानकीकरण कर दिया जाता है। मानकीकरण मतलब उसमें क्या कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड शब्द बना दिए जाते हैं कि कभी भी इस भाषा का ये शब्द स्टैंडर्ड है, मानकीकरण है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे कैसे राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास हुआ। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास में, जैसे कि आज के टाइम पे संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, तो उसका कैसे विकास हुआ। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का मतलब होता है जब हिंदी भाषा का प्रयोग विज्ञान और तकनीकी में होने लगा, जब वो साइंस भी हिंदी में लिखा जाने लगा। हिंदी के प्रमुख बोलियों और उनका परस्पर संबंध। हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं और उन बोलियों का आपस में क्या क्या संबंध है। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास। नागरी लिपि जो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, नागरी लिपि है। तो उस नागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से सुधार के प्रयास अब तक किए गए हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। जो हम हिंदी पढ़ते हैं, मानक हिंदी जिसे बोलते हैं, क्योंकि अब मानकीकृत हो गई है, तो उसकी व्याकरणिक संरचना कैसी है, उसका व्याकरण सीधे सीधे आपको पढ़ना है। जैसे अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे दोस्तों हमारा ये खंड का पूरा हुआ प्रश्न पत्र 1 का।
जिसमें कुल मिला के कितने टॉपिक हैं, 11 टॉपिक आपको पढ़ने हैं खंड क में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं खंड ख, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी में जो भी साहित्य लिखे गए वो कब से लिखे गए और उनका क्या इतिहास है, ये सारा पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, इसमें पहले आपको पढ़ना होगा एक टॉपिक, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, महत्व तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य की आज के टाइम पे प्रासंगिकता क्या है, महत्व का क्या है और इसका इतिहास लेखन। फिर आ जाइए प्रश्न पत्र पहले के खंड ख के दूसरे टॉपिक पे। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं। हिंदी, देखो किसी भी चीज़ का इतिहास हो, चाहे वो हिंदी का हो या फिर किसी का भी हो, उसे कालों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे हिंदी के काल को भी 4 कालों में विभाजित कर दिया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपको ये 4 काल पढ़ने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में कौन कौन पढ़ना है, तो आदिकाल में आपको पढ़नी है सिद्ध साहित्य, आदिकाल में नाथ साहित्य, रासो साहित्य। और दोस्तों इसमें रासो साहित्य और इसमें कौन कौन से कवि थे आदिकाल में, चंद्रवरदाई थे, खुसरो थे, हेमचंद्र विद्यापति। ठीक है दोस्तों। फिर आपको भक्ति काल में पढ़नी है आपको संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति। जैसे कृष्ण भक्ति धारा में आपके सूरदास हैं, ठीक है, संत काव्य धारा में संत कबीर हैं और कृष्ण राम भक्ति धारा में आपके तुलसीदास हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं। सूफी काव्य धारा में जैसे पद्मावत रचयिता के जायसी हैं, जायसी, तो ये इम्पोर्टेंट कवि हैं। कवि जायसी, सूर और तुलसी, ये प्रमुख कवि हैं जो आपको भक्तिकाल में पढ़ने हैं। फिर रीतिकाल में दोस्तों आपको रीति काव्य पढ़ना है, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। ये और इसमें इसके जो कवि हैं केशव हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं और घनानंद हैं। ये इस टाइम के इम्पोर्टेंट कवि हैं। फिर दोस्तों आपको आधुनिक काल में पहला नवजागरण, जब भारत में अंग्रेज भारत में आए तो भारत में नवजागरण शुरू हुआ। ठीक है, गद्य का विकास हुआ। इससे पहले सारी रचनाएं पद्य में लिखी जाती थी, लेकिन गद्य का विकास होने लगा, उपन्यास, कहानी, ये सारे गद्य लिखे जाने लगे। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक आपको पढ़ने हैं, जैसे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये आधुनिक काल के कवि हैं। अब आ जाइए दोस्तों आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब हिंदी कविता, आधुनिक टाइम पे हिंदी कविता लिखी गई, जैसे छायावाद, फिर प्रगतिवाद शुरू हुआ जिसमें प्रगतिशील कविताएं लिखी गई, जिसके केंद्र में जैसे वंचित वर्ग, ये सारी को रख के किया गया। प्रयोगवाद, फिर नई कविता शुरू हुई, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता। तो ये दोस्तों आपने हिंदी साहित्य के खंड ख का टॉपिक दूसरा कंप्लीट किया। अब देखते हैं टॉपिक 3। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से कवि हैं आधुनिक हिंदी कविता में, तो आपको पढ़नी है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, जैसे इनको अग्गे कहते हैं पर इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, जिन्हें केवल मुक्तिबोध भी कहते हैं, और नागार्जुन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं। इसके बाद आते हैं टॉपिक 3 जो कैसे संबंधित है, कथा साहित्य से। कथा में किस किस को उपन्यास पढ़ना है, उपन्यास और यथार्थवाद।